दोस्तों नमस्कार, मेरे YouTube चैनल लेट्स करो विद संदीप पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय हम पढ़ रहे हैं। कौन से संप्रदाय हम पढ़ रहे हैं? मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत उसका एक पार्ट हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो एक बार उसको रिवाइज करते हुए उसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसको हम शुरू करते हैं। दोस्तों मनोविश्लेषणवाद जो संप्रदाय है उसकी स्थापना की है, किसने की थी? फ्राइड ने की थी। मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय इस संप्रदाय की जो स्थापना की थी वो किसने की थी? सिगमंड फ्राइड ने की थी। कब की थी दोस्तों? 1900 में इसकी स्थापना की थी। और वियना ऑस्ट्रिया के रहने वाले हैं और स्पेशली इनको मनोचिकित्सक कहा जाता है। फ्राइड को क्या कहा जाता है? मनोचिकित्सक कहा जाता है। और जो ये संप्रदाय है इसको मनोविज्ञान का प्रथम बल कहा गया है। क्या कहा गया है इसको? प्रथम बल इसको मनोविज्ञान कहा गया है। प्रथम बल इसको कहा गया है। प्रथम बल क्यों कहा गया है? इसके महत्व की वजह से। मतलब इस संप्रदाय ने जितना मनोविज्ञान को प्रभावित किया है उतना अन्य किसी संप्रदाय ने मनोविज्ञान को प्रभावित नहीं किया है। तो इसके महत्व की वजह से इसने मनोविज्ञान को सबसे ज्यादा प्रभावित किया, इसलिए इसको मनोविज्ञान को प्रथम बल कहा गया। द्वितीय बल किसको कहा गया है दोस्तों? वो कहा गया है जो व्यवहारवादी जो संप्रदाय है, व्यवहारवाद जो है उसको मनोविज्ञान द्वितीय बल कहा गया है। प्रथम बल कहा गया है मनोविश्लेषणवाद को। और इसके अंतर्गत हमने आगे पढ़ा था कि इस संप्रदाय के अंतर्गत 3 पार्ट इन्होंने बताए थे। कितने पार्ट बताए थे? 3 पार्ट इन्होंने इसके अंतर्गत बताए थे। पहला बताया था स्थलाकृतिकल मॉडल, स्थलाकृतिक मॉडल। और दूसरा बताया था इन्होंने डायनेमिक गत्यात्मक मॉडल। और तीसरा मनोलैंगिक विकास सिद्धांत। टोपोग्राफिकल, डायनेमिक मॉडल और साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी। इस सिद्धांत को तो हम जब विकास सिद्धांत पढ़ेंगे तब वहां पर हम इसको पढ़ेंगे, यहां पर हम इसका अध्ययन नहीं करेंगे दोस्तों। यहां पर हमने इसको पढ़ लिया था। ठीक है, स्थलाकृतिकल मॉडल के अंतर्गत इन्होंने मन की 3 दशाएं बताई थी। कौन कौन सी? चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। ये होता है 1/10 और ये होता है 9/10 संपूर्ण मन का। इसकी तुलना इन्होंने किससे की थी? एक आइसबर्ग से, यानी बर्फ की एक चट्टान से की तुलना की थी। और पानी से ऊपर का जो पार्ट था उसको इन्होंने कहा था चेतन मन। क्या कहा था इन्होंने? पानी से ऊपर का जो पार्ट था उसको चेतन मन कहा था। और पानी के अंदर जो अधिकांश भाग डूबा हुआ था बर्फ का उसको इन्होंने अचेतन मन कहा था। और मन का सबसे बड़ा पार्ट इन्होंने इसको बताया था और सबसे महत्वपूर्ण भाग भी इन्होंने मन का इसी को माना था। किसको? अचेतन मन को। तो इसके अंतर्गत इन्होंने मन की 3 दशाओं का वर्णन किया जो दोस्तों हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। आज जो हम अध्ययन करेंगे वो करेंगे गत्यात्मक मॉडल का, डायनेमिक पार्ट का। गत्यात्मक संरचना, डायनेमिक स्ट्रक्चर। दोस्तों इस मॉडल के अंतर्गत जो गत्यात्मक संरचना है उसके अंतर्गत सिगमंड फ्राइड ने व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए हैं। कितने प्रकार बताए व्यक्तित्व के? इन्होंने 3 प्रकार बताए और तीनों प्रकारों का अध्ययन इसके अंतर्गत करेंगे। पहला इन्होंने बताया था इड। कौन सा प्रकार बताया था? इड, जिसको बोलते हैं हम इदम। दूसरा जो प्रकार बताया था वो बताया था दोस्तों ईगो। कौन सा बताया था? ईगो, जिसको बोलते हैं हम अहम। और जो तीसरा जो पार्ट बताया था इस मॉडल का वो बताया था इन्होंने सुपर ईगो। सुपर ईगो या बोल दो परम अहम, परम अहम। तो गत्यात्मक मॉडल के अंतर्गत, डायनेमिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत सिगमंड फ्राइड ने व्यक्तित्व के 3 पार्ट इन्होंने बताए थे, इड, ईगो और सुपर ईगो। इड जो होता है, ये जो होता है क्या होता है? जन्मजात होता है, जन्मजात होता है। क्योंकि जन्म से ही आपके साथ में आता है। क्या होता है? जन्म से हमारे साथ आता है, इसलिए क्या होता है? जन्मजात होता है। अब चूंकि ये जन्मजात है, इड जो होता है जन्मजात है, इसलिए किससे उत्पत्ति मानी जाती है इसकी उत्पत्ति मानी जाती है प्राकृतिक वातावरण से, प्राकृतिक वातावरण से उत्पन्न।
जन्मजात होता है इसलिए इसकी उत्पत्ति मानी जाती है प्राकृतिक वातावरण से। मनुष्य के भीतर ये राक्षस होता है। क्या होता है दोस्तों? मनुष्य के भीतर राक्षस। मनुष्य के भीतर राक्षस कैसे? जितने भी गलत कार्य करेगा व्यक्ति, जितने भी अनैतिक आचरण करेगा वो यहां पर करेगा। जब ईड इच्छा व्यक्ति के ऊपर हावी हो जाती है तो व्यक्ति राक्षस हो जाता है, पशुओं की तरह व्यवहार करने लग जाता है, अनैतिक आचरण करने लग जाता है, असामाजिक हो जाता है। ठीक है, तो जब ईड इच्छा व्यक्ति के ऊपर हावी हो जाती है, व्यक्ति क्या हो जाता है? राक्षस हो जाता है। तो इसलिए मनुष्य के भीतर राक्षस होता है। क्या होता है? मनुष्य के भीतर राक्षस होता है। यहां पर परिणाम की चिंता नहीं करता है, वो किसी चिंता नहीं करेगा, परिणाम की चिंता नहीं करता। राक्षस प्रवृत्ति जब व्यक्ति ऊपर हावी हो जाती है, ईड प्रवृत्ति जब हावी हो जाती है, व्यक्ति क्या बन जाएगा? राक्षस बन जाएगा, पशुओं की तरह व्यवहार करेगा, बिल्कुल असामाजिक और अनैतिक आचरण करने लग जाएगा। उसको किसी से कोई मतलब नहीं है, परिणाम की चिंता नहीं करेगा, सिर्फ उसको अपने सुखों की पूर्ति से मतलब होता है। क्या होता है? उसको अपने सुखों की पूर्ति से मतलब होता है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति से मतलब होता है। जो होगा वो देखा जाएगा। क्या होगा? जो होगा वो देखा जाएगा। मुझे सिर्फ अपनी इच्छाएं पूरी करनी है, अपनी इच्छाओं को शांत करना है। सुखवादी सिद्धांत के ऊपर वो कार्य करने लग जाता है। किसके ऊपर? सुखवादी सिद्धांत के ऊपर वो कार्य करता है। सुखों से मतलब होता है, अपने सुखों की पूर्ति में वो लग जाता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? सुखवादी सिद्धांत। सुखवादी सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ईड को। जन्मजात होता है, प्राकृतिक वातावरण से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। मनुष्य के भीतर राक्षस होता है, क्योंकि जितने भी गलत कार्य करेगा व्यक्ति यहीं पर करेगा। ठीक है, परिणाम की चिंता नहीं करेगा। परिणाम से कोई मतलब नहीं है कि जो मैं कार्य करने जा रहा हूं, जो मैं जितने भी अनैतिक आचरण कर रहा हूं, असामाजिक व्यवहार कर रहा हूं, राक्षसों की तरह मैं जो व्यवहार कर रहा हूं, उसके परिणाम क्या होंगे, आगे जाकर के परिणाम क्या होंगे, उसकी वो बिल्कुल परवाह नहीं करता है। ठीक है, सिर्फ उसको अपने सुखों की पूर्ति से मतलब होता है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति से मतलब होता है कि मुझे तो सिर्फ अपनी इच्छाएं पूरी करनी है। उसको सिर्फ अपनी इच्छाएं दिखाई देती है। जब ये प्रवृत्ति हावी हो जाती है तो व्यक्ति को सिर्फ अपनी इच्छाएं दिखाई देती है, परिणाम दिखाई नहीं देता है। ठीक है, इसलिए ये सुखवादी सिद्धांत भी कहलाता है। कौन? ईड। इसके अलावा इसका जो संबंध होता है वह अचेतन मन से संबंध होता है। अचेतन मन से संबंध। अचेतन मन से इसका संबंध होता है। यथार्थता, वास्तविकता, नैतिकता, सामाजिकता, से परे, इन सब से इनका कोई मतलब नहीं होता है। नैतिक आचरण नहीं करेगा व्यक्ति, वास्तविक होकर के जीवन को नहीं जिएगा, सिर्फ अपने सुखों की पूर्ति करनी है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करनी है, बिल्कुल अनैतिक आचरण करेगा, असामाजिक हो जाएगा, पशु हो जाएगा, राक्षस हो जाएगा। तो जब ईड इच्छा हुई होती है तो व्यक्ति राक्षसों की तरह व्यवहार करता है, अपनी सुखों की पूर्ति की करने में प्रयास करता है। तो इसलिए इसको सुखवादी सिद्धांत कहा गया है। परिणाम की चिंता यहाँ पर व्यक्ति नहीं करता है। अचेतन मन से इसका संबंध होता है। यथार्थता, वास्तविकता, नैतिकता, सामाजिकता, इन सबसे कोई मतलब नहीं होता है इसको। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गया व्यक्तित्व का एक पार्ट ईड। दूसरा जो पार्ट है उसको बोलते हैं ईगो, या बोल दो अहम। अहम जो होता है दोस्तों ये होता है अर्जित। क्या होता है? ये अर्जित होता है। क्या होता है? अर्जित होता है। जन्म के साथ नहीं आता है, जन्मजात नहीं होता है। जन्मजात तो ये होता है। ठीक है, ये तो अर्जित होता है। और 1-2 वर्ष की आयु से इसका प्रारंभ माना जाता है। किससे माना जाता है? लगभग 1-2 वर्ष से। लगभग 1-2 वर्ष से इसका प्रारंभ माना जाता है। और इसकी उत्पत्ति किससे मानी जाती है? मनोवैज्ञानिक वातावरण से। मनोवैज्ञानिक वातावरण से उत्पन्न, वातावरण से, मनोवैज्ञानिक वातावरण से उत्पन्न होता है ये। ठीक है, यहां पर व्यक्ति वास्तविक तरीके से जीवन को जीता है। तो ये क्या होता है? मनुष्य के भीतर मनुष्य, मनुष्य के भीतर मनुष्य है ये मनुष्य के भीतर राक्षस है।
ये क्या है, ईड मनुष्य के भीतर राक्षस है, यहाँ पर वो परिणाम चिंता नहीं करेगा, ठीक है, यहाँ पर सिर्फ सुखों की प्राप्ति में लग जाएगा, नैतिकता सामाजिकता से कोई मतलब नहीं है इसको। यहाँ पर जब ये इच्छा हावी हो जाती है तो व्यक्ति अनैतिक हो जाता है, असामाजिक हो जाता है, राक्षस हो जाता है, पशु हो जाता है। लेकिन यहाँ पर व्यक्ति परिणामों की चिंता करेगा, ठीक है, परिणामों की चिंता करेगा, क्योंकि मनुष्य के भीतर मनुष्य होता है, मनोवैज्ञानिक वातावरण से उत्पत्ति होती है इसकी, परिणामों की चिंता करेगा, परिणामों की व्यक्ति यहाँ पर चिंता करता है। परिणामों की चिंता करता है यहाँ पर व्यक्ति, कोई भी कार्य करता है उससे पहले 10 बार सोचता है कि मैं इसको करूंगा तो इसको करने मतलब इसके परिणाम क्या होंगे ऐसा करने से। तो जो कार्य भी करेगा तो वहां पर पहले उसके परिणामों की चिंता करेगा। वास्तविक तरीके से जीवन को जीता है, यहाँ पर किससे जीता है, वास्तविक तरीके से जीवन को जीता है, जिस प्रकार से व्यक्ति को जीना चाहिए। तो इसलिए इसको कहा जाता है वास्तविक सिद्धांत। क्या कहा जाता है इसको, वास्तविक सिद्धांत इसको कहा जाता है, वास्तविकता का सिद्धांत। इसको सुखवादी सिद्धांत कहा जाता है, सिर्फ सुखों की पूर्ति में लगता है, लेकिन यहाँ पर व्यक्ति परिणाम की चिंता करेगा, किसी भी कार्य करने से पहले 10 बार उसको सोचेगा, ठीक है, वास्तविक तरीके से जीवन को जिएगा, जिस प्रकार से जीवन को जीना चाहिए। तो वास्तविकता का सिद्धांत इसको कहा गया। इसके अलावा इसका संबंध चेतन मन से है, चेतन मन से संबंध। तो अर्जित होता है 1-2 वर्ष से आयु से लगभग इसका प्रारंभ माना जाता है, मनोवैज्ञानिक वातावरण से उत्पन्न होता है, मनुष्य के भीतर मनुष्य होता है, क्योंकि वास्तविक तरीके से जीवन को जीता है, वास्तविकता के सिद्धांत पर ही चलता है, परिणामों की चिंता करता है, वास्तविकता का सिद्धांत इसको कहा गया है, चेतन मन से इसका संबंध होता है, बिल्कुल वास्तविक सामाजिक और नैतिक तरीके से व्यक्ति यहाँ पर जीवन को जीता है। तो ये हो गया आपका अहम। और जो अगला पार्ट है दोस्तों वो है सुपर ईगो। ये भी क्या होता है, अर्जित होता है। सुपर ईगो भी क्या है, अर्जित है, ये जन्मजात नहीं है, ये भी अर्जित है और ये भी अर्जित है। सिर्फ ये ईड जो है ये जन्मजात है और इसकी जो उत्पत्ति होती है वो लगभग 3-4 वर्ष से मानी जाती है। किससे मानी जाती है, 3-4 वर्ष से इसका प्रारंभ माना जाता है। और इसकी जो उत्पत्ति मानी जाती है वो मानी जाती है सामाजिक वातावरण से उत्पन्न माना जाता है इसको, सामाजिक वातावरण से, सामाजिक वातावरण से उत्पन्न। ये मनोवैज्ञानिक वातावरण से उत्पन्न होता है और ये प्राकृतिक वातावरण से उत्पत्ति मानी जाती है। ये मनोवैज्ञानिक वातावरण से, ये सामाजिक वातावरण से उत्पन्न होता है। तो सामाजिक वातावरण से उत्पन्न आदर्शवादी सिद्धांत से कहा जाता है, आदर्शवादी सिद्धांत, क्योंकि यहां पर जब ये इच्छा जब व्यक्ति ऊपर हावी होती है ना, सुपर ईगो, तब व्यक्ति आदर्शवादी हो जाता है, आदर्शवादी होकर ही बातें करने लगता है, ठीक है। तो इसको आदर्शवादी सिद्धांत कहा जाता है, इसको कहा जाता है वास्तविक सिद्धांत, इसको सुखवादी सिद्धांत, ठीक है। तो जब व्यक्ति के ऊपर ये इच्छा हावी होती है तो व्यक्ति आदर्शवादी हो जाता है, आदर्शवादी बातें करने लगता है, इसलिए इसको आदर्शवादी सिद्धांत कहा जाता है। नैतिकता कमांडर होता है, नैतिकता का कमांडर। नैतिकता का कमांडर। अर्जित होता है, 3-4 वर्ष से इसका प्रारंभ माना जाता है, सामाजिक वातावरण से उत्पन्न होता है, आदर्शवादी सिद्धांत से संचालित होता है, नैतिकता का कमांडर इसको माना जाता है। तो यह है आपके इड, ईगो और सुपर ईगो। व्यक्तित्व के 3 पार्ट इन्होंने बताए थे, इड, ईगो और सुपर ईगो। इड जो होता है जन्मजात होता है, प्राकृतिक वातावरण से उत्पन्न होता है, मनुष्य के भीतर राक्षस होता है, ठीक है, राक्षसी प्रवृत्ति इसके ऊपर हावी हो जाती है। जब ये इच्छा हावी होती है तो व्यक्ति राक्षस हो जाता है, असामाजिक हो जाता है, अनैतिक हो जाता है, पशुओं की तरह व्यवहार करने लगता है, सिर्फ उसे अपनी सुख दिखाई देते हैं, अपनी इच्छाएं दिखाई देती है, परिणामों की चिंता नहीं करता यहाँ पर, ठीक है, और सुखों की मतलब सुखों की पूर्ति में लग जाता है वो, इसलिए इसको सुखवादी सिद्धांत भी कहा गया है। क्या कहा गया है इसको, सुखवादी सिद्धांत भी कहा गया है। अचेतन मन से इसका संबंध होता है, नैतिकता, वास्तविकता, सामाजिकता, बिल्कुल इससे इसको कोई मतलब नहीं होता है। दूसरा जो है वो ईगो है, अर्जित होता है, 1-2 वर्ष से इसका प्रारंभ माना जाता है, मनोवैज्ञानिक वातावरण से उत्पन्न होता है, मनुष्य के भीतर मनुष्य है, क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति परिणाम की चिंता करता है, वास्तविक तरीके से जीवन को जीता है, जिस प्रकार से जीवन को जीना चाहिए। और एक संतुलित व्यक्तित्व का निर्माण भी तभी व्यक्ति के अंतर्गत होता है जब उसके अंतर्गत जो ईगो होगा वो प्रभावी होगा। ईगो जितना प्रभावी होगा व्यक्ति का जो व्यक्तित्व उतना ही क्या होगा, संतुलित होगा। तो परिणामों की चिंता करता है, वास्तविकता का सिद्धांत से संचालित होता है, क्योंकि वास्तविक तरीके से जीवन को जीता है, चेतन मन से इसका संबंध होता है। और तीसरा है सुपर ईगो, परम अहम।
अर्जित होता है, 3-4 वर्ष से इसका प्रारंभ माना जाता है, सामाजिक वातावरण से उत्पन्न होता है, आदर्शवादी सिद्धांत इसको कहा गया है, आदर्शवादी सिद्धांत संचालित होता है, क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति आदर्शवादी हो जाता है, आदर्शवादी बातें करने लगता है, नैतिकता का कमांडर इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नैतिकता का कमांडर। तो दोस्तों यह है इड, ईगो और सुपर ईगो। अब देखिए इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक बच्चा है, कौन है? एक बच्चा है, गरीब बच्चा है, उसके पास में पैसे नहीं है और उसको बहुत तेज भूख लग रही है। क्या लग रही है उसको? बहुत जोर की उसको भूख लग रही है, पेट के अंदर बिल्कुल आग जल रही है, भूख लग रही है बहुत जोर की, चूहे कूदने लग रहे हैं उसके पेट के अंदर। क्या लग रहे हैं? चूहे कूद रहे हैं, आग लग रही है पेट के अंदर, और बस उसको खाना मिल जाए। वो सोच रहा है कि मेरे को बस खाना मिल जाए और मैं खाना को खा करके अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर लूं। मार्केट से होते हुए बच्चा जा रहा होता है, मार्केट से होते हुए बच्चा जा रहा होता है, रास्ते में क्या होता है? एक मिठाई की दुकान उसको दिखाई देती है, जहां पर बिल्कुल एकदम गर्मा गर्म जलेबियां निकल रही होती है, गर्मा गर्म मिठाइयां बन रही होती है। अब बच्चे को भूख लग रही है, बहुत जोरी भूख लग रही है। जैसे ही मिठाइयां दिखाई देती है, अब उसके पास में पैसे नहीं है। क्या नहीं है उसके पास में? बिल्कुल उसके पास में 1 रुपया नहीं है मिठाई खरीदने के लिए। जैसे ही उसको मिठाई दिखाई देती है तो उसकी इच्छा होती है कि मैं इसी मिठाई को चोरी करके खा लूं। भूख लग रही है मेरे को बहुत जोर की, मेरे को मतलब नहीं है कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा, बस इस मिठाई को मैं उठा करके चोरी करके खा लेता हूं और अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर लेता हूं। मतलब व्यक्ति यहां पर क्या सोच रहा है? बालक यहां पर बिल्कुल वो सुखवादी तरीके से सोच रहा है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के बारे में वो सोच रहा है। लेकिन अगले ही मन उसके मन में ख्याल आता है, अगले ही मन उसके मन में ख्याल आता है कि अगर किसी ने मेरे को चोरी करता हुआ देख लिया तो, अगर किसी ने मेरे को चोरी करता हुआ देख लिया तो हो सकता है वो मेरी पिटाई कर दे, ठीक है, मेरे को पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दे। मतलब क्या कर रहा है यहां पर? वो परिणाम की चिंता कर रहा है, वास्तविक तरीके से सोच रहा है, ठीक है, परिणामों की चिंता कर रहा है। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर उसे मन में ख्याल आता है कि नहीं, चोरी करना बिल्कुल पाप है, चाहे मुझे कितनी ही भूख लग रही है लेकिन चोरी मैं नहीं करूंगा, क्योंकि जिस प्रकार से हो सकता है मेरे पापा जिस प्रकार से पैसे कमाते हैं, हमारे घर का खर्चा चलाने के लिए पैसे कमाते हैं, हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जिस प्रकार से पैसे कमाते हैं, हो सकता है ये भी अपने परिवार को चलाने के लिए, अपने बच्चों की इच्छाओं की पूर्ति के लिए ये भी यहाँ पर मेहनत कर रहा हो और पैसे कमाने के लिए सब मेहनत कर रहा है। तो बिल्कुल अगर मैं चोरी करूंगा ऐसे व्यक्ति के यहाँ पर तो बिल्कुल पाप होगा, ईश्वर मुझे कभी माफ नहीं करेगा। अब यहाँ पर 3 इच्छाएं होती है। एक इच्छा होती है कौन सी? मुझे बहुत जोर की भूख लग रही है, मुझे सिर्फ खाना है, मुझे जो मिठाई है मैं चोरी करके खा लूं और अपनी जो इच्छा उसकी पूर्ति कर लूं। मतलब यहां पर क्या कर रहा है व्यक्ति? सिर्फ अपनी इच्छाओं की पूर्ति के बारे में सोच रहा है, वो परिणाम की चिंता नहीं कर रहा है कि अगर मैं चोरी कर लूंगा तो क्या होगा। लेकिन अगले ही पल वो सोचता है कि अगर मेरे को किसी ने चोरी करता हुआ देख लिया तो, अगले ही पल मेरे को अगर किसी ने चोरी करता हुआ देख लिया तो क्या होगा? हो सकता है वो मेरी पिटाई कर दे, पुलिस के हवाले कर ले। मतलब क्या कर रहा है यहाँ पर? वो वास्तविक तरीके से सोच रहा है। जिस प्रकार से व्यक्ति को जीवन जीना चाहिए उस प्रकार से वो व्यक्ति वहां पर सोच रहा है कि अगर मेरे को किसी ने चोरी कर लिया, देख लिया तो मेरी तो पूरी इज्जत की वाट लग जाएगी, इज्जत ही नहीं बचेगी। तो चोरी करना, मैं यहाँ पर बिल्कुल चोरी नहीं करूंगा। अगर किसी ने चोरी करता हुआ देख लिया तो पिटाई लगा देंगे लोग, मेरी पुलिस के हवाले कर लेंगे। मतलब परिणाम की चिंता कर रहा है यहाँ पर। क्या कर रहा है वो? परिणाम की चिंता कर रहा है, वास्तविक तरीके से जीवन के बारे में वो सोच रहा है। अगले ही पल मन में ख्याल आता है कि जिस प्रकार से मेरे पापा मजदूरी करते हैं, हमको पढ़ाने लिखाने के लिए मेहनत करते हैं, बाहर पैसा कमाते हैं और बड़ी मुश्किल से जो थोड़ा बहुत पैसा वो कमा करके लाते हैं उससे हमारा घर खर्च चल रहा है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से ये व्यक्ति भी यहाँ पर अपनी दुकान के ऊपर मेहनत कर रहा है अपने बच्चों का लालन पालन करने के लिए। तो जिस प्रकार से मेरे पापा मेहनत कर रहे हैं तो ये भी व्यक्ति मेहनत कर रहा है। तो ऐसे व्यक्ति घर पर अगर मैं चोरी करूंगा तो बिल्कुल वो बहुत बड़ा पाप होगा और ईश्वर मुझे माफ नहीं करेगा। मतलब आदर्शवादी होकर के यहां पर वो सोच रहा है। क्या कर रहा है यहां पर? वो आदर्शवादी होकर के व्यक्ति यहां पर सोचने लग रहा है। तो दोस्तों ये हो गया आपका इड, ईगो और सुपर ईगो। आशा करता हूं दोस्तों आपको समझ में आया होगा। और इसके अंतर्गत देखिए आगे जो इन्होंने अपने ये जो संप्रदाय है, ये तो हो गया डायनेमिक मॉडल जिसके अंतर्गत इन्होंने व्यक्तित्व 3 प्रकार बताए, इड, ईगो, सुपर ईगो। इसके अलावा इन्होंने मूल प्रवृत्तियों की बात की है। किसकी बात की है? मूल प्रवृत्तियों की भी इन्होंने अपने संप्रदाय के अंतर्गत बात की है। तो फ्राइड ने 2 मूल प्रवृत्ति बताई है। कितनी? 2 मूल प्रवृत्ति इन्होंने बताई है। पहली जो बताई है वो है जीवन मूल प्रवृत्ति, जीवन मूल प्रवृत्ति। और दूसरी बताई है मृत्यु मूल प्रवृत्ति। मृत्यु मूल प्रवृत्ति। जीवन मूल प्रवृत्ति को कहा इन्होंने इरोज और इसे कहा इन्होंने थैनेटोस।
क्या कहा इसको? थेनाटोस। जीवन मूल प्रवृत्ति, जीवन मूल प्रवृत्ति का संबंध होता है जीवन से। जितने भी रचनात्मक कार्य होते हैं, जीवन निर्माण से संबंधित जो कार्य होते हैं, उसका संबंध किससे होता है? जीवन मूल प्रवृत्ति से होता है। और स्पेशली इसके अंतर्गत इन्होंने काम शक्ति को ऊपर बल दिया है। किसके ऊपर बल दिया है इसके अंतर्गत? इन्होंने काम शक्ति। इसके अंतर्गत इन्होंने किसके ऊपर बल दिया है? काम शक्ति को इन्होंने महत्वपूर्ण बताया है। और काम शक्ति को इन्होंने क्या कहा है? लिबिडो। किसकी संज्ञा दी है इन्होंने? लिबिडो कहा है इन्होंने काम शक्ति को। और दूसरी जो मूल प्रवृत्ति है, मृत्यु मूल प्रवृत्ति। मृत्यु मूल प्रवृत्ति मतलब जिसके इसके अंतर्गत जितने भी विध्वंसात्मक कार्य होते हैं, आक्रमणकारी जो कार्य होते हैं वो इसके अंतर्गत होते हैं। जब मृत्यु मूल प्रवृत्ति व्यक्ति के ऊपर हावी हो जाती है तो व्यक्ति विध्वंसकारी हो जाता है, आक्रमणकारी हो जाता है, गलत आचरण करने लगता है, तोड़फोड़ करने लगता है, मारपीट करने लगता है, मारने की कोशिश करता है, मर्डर करने की कोशिश करता है, सुसाइड करने तक की कोशिश करता है, जब ये मूल प्रवृत्ति व्यक्ति के ऊपर हावी होती है। तो ये दो मूल प्रवृत्ति है जिसकी चर्चा इन्होंने अपने इसके अंतर्गत संप्रदाय के अंतर्गत की है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, मूल रूप से जो मनोविज्ञान के संप्रदाय है वो हमारे कंप्लीट होते हैं। इसके अलावा अगर गौण संप्रदाय और हम बात करें तो आप सिर्फ उनका नाम और इसके जो प्रवर्तक है उनका आप नाम ध्यान रख सकते हैं। पहला इसके अंतर्गत मानवतावादी संप्रदाय और दूसरा है प्रेरकीय। वैसे तो जितने महत्वपूर्ण संप्रदाय हम पढ़ चुके हैं, लेकिन ये कुछ और संप्रदाय मनोविज्ञान के, उनका आप अगर नाम और संप्रदाय के जो प्रवर्तक उनको ध्यान रख लीजिए, काफी उतना ही। मानवतावादी संप्रदाय उसकी स्थापना की थी मैस्लो ने। किसने की थी? मैस्लो ने और रोजर्स ने इसकी स्थापना की थी। और प्रेरकीय जो संप्रदाय उसकी स्थापना की थी मैकडूगल ने। मैकडूगल ने इसकी स्थापना की थी, जिसके अंतर्गत उन्होंने मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया था। 14 मूल प्रवृत्तियां बताई थी और उनसे उत्पन्न होने वाले उतने ही संवेग इन्होंने बताए थे। तो मानवतावादी संप्रदाय मैस्लो, रोजर्स इसके संस्थापक है। प्रेरकीय संप्रदाय जो है मैकडूगल उसका संस्थापक है। तो ये जो संप्रदाय वाला जो टॉपिक है जो दोस्तों आज हमारे कंप्लीट होता है। पहला पार्ट हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। आज इस पार्ट के अंतर्गत हमने गत्यात्मक संरचना को पढ़ा है, जिसके अंतर्गत इड, ईगो, सुपर ईगो हमने पढ़ा है। ठीक है, इड जो होता है जन्मजात होता है, प्राकृतिक वातावरण से उत्पन्न होता है। जन्मजात होता है इसलिए क्या कहा गया है इसको? प्राकृतिक वातावरण से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। मनुष्य के भीतर राक्षस होता है। ठीक है, मनुष्य के भीतर क्या होता है? राक्षस होता है। राक्षस की तरह व्यवहार करने लग जाता है व्यक्ति के ऊपर जब ये इड इच्छा हावी होती है। तो अनैतिक, असामाजिक, ठीक है ना, जितने भी अनैतिक आचरण होंगे व्यक्ति यहाँ पर करता है। सुखवादी सिद्धांत संचालित होता है, अचेतन मन का स्वामी होता है, यथार्थता, वास्तविकता, नैतिकता, सामाजिकता से बिल्कुल परे होता है। इन सबसे कोई मतलब नहीं होता है। ईगो जो होता है अर्जित होता है, 1-2 वर्ष से इसका प्रारंभ माना जाता है। मनोवैज्ञानिक वातावरण से उत्पत्ति मानी जाती है इसकी। ठीक है, मनुष्य के भीतर मनुष्य होता है, परिणामों की चिंता करता है, वास्तविक तरीके से जीवन को जीता है, इसलिए वास्तविकता का सिद्धांत इसको कहा गया है। चेतन मन से इसका संबंध होता है। किससे होता है? चेतन मन से इसका संबंध माना जाता है। सुपर ईगो परम एवं अर्जित होता है, 3-4 वर्ष इसका प्रारंभ माना जाता है। सामाजिक वातावरण से उत्पत्ति मानी जाती है। आदर्शवादी सिद्धांत इसको कहा गया है क्योंकि आदर्शवादी तरीके से व्यक्ति यहाँ पर सोचता है। नैतिकता कमांड इसको कहा गया है। इसके अलावा मूल प्रवृत्ति की इन्होंने अपने संप्रदाय के अंतर्गत बात की थी। जीवन मूल प्रवृत्ति और मृत्यु मूल प्रवृत्ति इन्होंने बताई थी, इरोस और थेनेटोस। जीवन मूल प्रवृत्ति जीवन निर्माण संबंधी जितने भी रचनात्मक कार्य होते हैं वो इसके अंतर्गत होते हैं। और स्पेशली काम शक्ति को इन्होंने महत्वपूर्ण माना था इसके अंतर्गत। और काम शक्ति को किसकी संज्ञा दी थी? इन्होंने लिबिडो की संज्ञा दी थी। दूसरी मूल प्रवृत्ति है मृत्यु मूल प्रवृत्ति। जब ये मूल प्रवृत्ति व्यक्ति के ऊपर हावी होती है तो व्यक्ति आक्रमणकारी हो जाता है, विध्वंसकारी कार्य करने लगता है, मर्डर करने लगता है, मारपीट करने लगता है, तोड़फोड़ करने लगता है, यहाँ तक कि सुसाइड करने की कोशिश भी व्यक्ति करने लगता है जब ये मूल प्रवृत्ति व्यक्ति के ऊपर हावी होती है। तो दोस्तों इसके अलावा जो गौण संप्रदाय मनोविज्ञानिक कुछ गौण संप्रदाय भी, मुख्य रूप से जितने भी संप्रदाय हैं हम उनकी चर्चा हम कर चुके हैं। सिर्फ आप इनके नाम याद रख लीजिए। मानवतावादी संप्रदाय है मैस्लो, रोजर्स ने इसकी स्थापना की थी। और प्रेरकीय जो संप्रदाय उसकी स्थापना मैकडूगल ने की थी। तो संप्रदाय वाला चैप्टर हमारा आज फिनिश होता है दोस्तों। और जल्दी हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ में। तब तक आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।